दोस्तों नमस्कार। अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो हमारे पीएम मोदी जी के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं पीएम मोदी जी ने नोटबंदी क्यों की? चलिए आज इनके 5 बड़े कारण आपको बताने जा रहे हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों पीएम मोदी जी का 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का फैसला सचमुच बहुत ही साहसिक फैसला माना जाएगा, क्योंकि इस फैसले को लागू करने से पहले उन्होंने निश्चित ही 10 बार सोचा होगा और गुप्त रूप से कितने ही अर्थशास्त्रियों से राय भी ली होगी। इस पर काफी विचार किया होगा कि आखिर नोट बंद क्यों किए जाते हैं। विमुद्रीकरण को स्कूल और कॉलेजों की अर्थशास्त्र की किताबों में पढ़ाया जाता है और यह भी बताया जाता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। दोस्तों पीएम मोदी जी ने नोटबंदी का यह फैसला नहीं लिया होता तो आने वाले समय में देश में जहां वस्तुओं के दाम आसमान को छू लेते हैं वहीं आतंकवादी और नक्सलवादी समूचे देश को निगल जाता। किसी सरकार को तो ये कदम उठाना ही जरूरी था। अगर पिछली सरकारों ने हिम्मत दिखाई होती तो कश्मीर जल नहीं रहा होता और नई महंगाई आसमान छू रही होती। पीएम मोदी जी ने वोटों की राजनीति की चिंता किए बगैर यह बड़ा फैसला लिया। आइए अब हम आपको इनके बड़े 5 कारण बताते हैं, देखते रहें। दोस्तों हर 5 सालों में नोटों में बदलाव करना जरूरी है। आपको बता देते हैं कि हर देश कुछ सालों में अपने नोटों में कुछ न कुछ बदलाव करता रहता है। कुछ सिक्योरिटी फीचर बदलता रहता है, लेकिन भारत में लंबे समय में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 1000 रुपए के नोटों में बदलाव सन 2000 में हुआ था, जबकि 500 रुपए के नोट में 1987 में लाया गया था। अर्थशास्त्री मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हर 5 सालों में नोटों में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। हालांकि नोटों को बंद ही कर देना चाहिए अपने आप में कुछ न कुछ बड़ा बदलाव है। दोस्तों नकली नोटों की भरमार हमारे देश में कुछ ज्यादा ही थी। भारत में 5000 और 1000 के नोट बंद किए जाने का सबसे ज्यादा असर नकली नोटों की तस्करी और हवाला कारोबार करने वालों पर पड़ेगा। खुफिया जानकारी के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने के लिए पाकिस्तान ने भारतीय करेंसी के 500 और 1000 के नकली नोट बड़ी संख्या में तैयार करवाए थे। ये नकली नोट पाकिस्तान की सरकारी मिल में बने उसी कागज से तैयार किए गए जिससे पाकिस्तानी नोट तैयार होते हैं। ये नकली नोट भी उन मशीनों पर छापे गए हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने नोट छापने में करता है। यहाँ तक कि इन नोटों में वही रंग इस्तेमाल किए गए हैं जो पाकिस्तान अपनी करेंसी छापने में करता है। दोस्तों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सह पर हथियार और ड्रग्स की तरह ही पाकिस्तान में नकली नोट बनाने का कारोबार भी धड़क्के से इसलिए चलता रहा क्योंकि इससे वह आतंकवादियों को आसानी से मदद कर सके। पाकिस्तान में तैयार इन नकली नोटों को भारत में अलग अलग रास्तों और तरीकों से पहुंचाया जाता है। बता देते हैं कि 2010 में 1600 करोड़ रुपए के जारी नोट भारत में भेजे गए, तो वहीं 2011 में नकली नोटों की संख्या बढ़कर 2000 करोड़ तक पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक हर साल 400 से 500 करोड़ के जारी नोट बढ़ते गए। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था खोखली होती जा रही थी। पीएम मोदी जी ने सीमा पार से आने वाली नकली नोटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया और पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में घुसने वाले 80% जारी नोट मालदा से लगी बांग्लादेश सीमा से होकर ही देश में आए थे। यही नहीं, NIN का कहना है कि यहाँ पहुंचने वाले नोटों में लगभग 60% नोट पाकिस्तान में छापे गए थे। दोस्तों वर्ष 2013 में जहां इस इलाके से सुरक्षा एजेंसियों ने 1.4 करोड़ के जारी नोट जब्त किए थे, वहीं 2014 में यह आंकड़ा 1.5 करोड़ तक पहुंच गया। वर्ष 2015 में सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती के बावजूद यह आंकड़ा लगभग 3 करोड़ तक पहुंच गया। चालू वर्ष के दौरान अक्टूबर तक उस इलाके से 1.15 करोड़ के जारी नोट बरामद हुए। अब अगर बरामद होने वाले नोटों की तादाद इतनी है तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जाली नोटों की शक्ल में कितनी रकम देश के दूसरे हिस्सों में पहुंची होगी। दोस्तों यह काला धन, नकली नोटों के अलावा काला धन बहुत ही बड़ी समस्या था। काले धन का अर्थ है घोटाले, चोरी, सट्टा, किडनैपिंग, स्मगलिंग, पोचिंग, ड्रग्स, अवैध माइनिंग, जालसाजी, घोटाले, रिश्वतखोरी, इनकम टैक्स नहीं भरना और किसी भी तरह से हेराफेरी से जुटाया गया धन। इस धन का बहुत बड़ा हिस्सा जनता के काम में आना चाहिए था, लेकिन यह जमाखोरों के काम में लग गया। काला धन देश के बाहर और देश के भीतर दोनों
और बहुत बड़ी संख्या में मौजूद था, जो देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना रहा था। इस धन के कारण बैंकों में धन की कमी होकर बैंकिंग सेक्टर लगभग मरणासन हो चला था। काले काले धन के कारण चुनाव प्रक्रिया तो प्रभावित हो ही रही थी, इससे व्यापार और रियल एस्टेट में भी बहुत भारी गड़बड़ियां होने के कारण एक ओर जहां महंगाई आसमान छू रही थी, वहीं दूसरी ओर मकानों के दाम लोगों की पहुंच से बाहर होने लगे थे। एक अनुमान के मुताबिक देश और विदेश में कुल मिलाकर भारत का 1000 लाख करोड़ का काला धन है। दोस्तों, मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले इस काले धन के खिलाफ मुहिम चलाई थी। पहले विदेशी बैंकों में रखे गए काले धन को वापस लाने के लिए एक SIT का गठन किया गया, जिसने यह पता लगाया कि किसी का कितना और कहां काला धन रखा है। एक वेबसाइट के मुताबिक HSBC की स्विस शाखा में 1195 भारतीयों के खाते होने का पता चला है। यह संख्या 2011 में फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा भारत को सौंपी गई 628 नामों से लगभग दोगुनी है। उक्त बैंकों और वहां की सरकार के संपर्क करके उन लोगों के खाते सील करने के लिए कहा गया, जिससे ये कई लोगों के खाते सील भी हुए और कुछ के नहीं भी। इस मुहिम के बाद देश में कई माध्यमों से दबाए गए काले धन को सरेंडर करने के लिए सरकार ने लोगों को 3 अवसर दिए। कुछ ने सरेंडर किए, लेकिन बहुतों ने नहीं किए। इस बीच सरकार ने पूरे देश में इनकम टैक्स से छापे डलवाकर काला धन निकाला। अंत में नोटबंदी की गई। दोस्तों, बैंक और ATM की व्यवस्था ठप हो रही थी। दोस्तों, जारी नोटों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि बैंक और ATM में से भी जारी नोट निकलने के समाचार मिल रहे थे। जांच करने के बाद पाया गया कि ये जारी नोट बिल्कुल असली जैसे ही थे। इसके चलते भी यह कदम उठाया गया। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह सबसे बड़ी चोट की गई थी। आने वाले समय में इससे ATM बंद करने की नौबत आ रही थी। नोटों की पहचान करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा नोट असली है और कौन सा जारी। इस तरह से बैंकों से धीरे धीरे असली नोट चलन से बाहर हो रहे थे और भारत और बैंकों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही थी। ऐसे में नोटबंदी का निर्णय लेते हुए जरूरी हो गया था कि ऐसे टालते रहने का अर्थ था कि भारत को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंसाना। दोस्तों, संचालित हो रही थी समानांतर अर्थव्यवस्था। इसके कारण रुपए की साख गिर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था में 86% नोट 500 और 1000 रुपए के थे। लोग 500 और 1000 रुपए के नोटों के सहारे ही कालाबाजारी कर रहे थे, जिसके चलते ये नोट आम चलन में बहुत कम तादाद में संचालित हो रहे थे। बैंकों के पास कैश कम जमा हो रहा था और निकासी ज्यादा हो रही थी। इसके चलते सरकार को अतिरिक्त नोट भी छापने पड़ रहे थे। अतिरिक्त नोट छापने से भी एक और जहां वित्तीय घाटा बढ़ रहा था, वहीं बैंक बंद होने की कगार पर चले गए थे। आतंकवादी और नक्सलवादियों के हाथों में काला धन और नकदी नोट होने के कारण एक समानांतर अवस्था खड़ी हो गई थी। ऐसे में भारत का विकास ही नहीं रुका था, बल्कि भारत पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। इससे आतंकवादी और नक्सलवादियों के कई छोटे छोटे समूह बन गए थे, जो भारत में कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी घटना को अंजाम देने में सक्षम थे। दोस्तों, कुछ तथ्य इस प्रकार है। जारी नोट, काला धन, समानांतर अर्थव्यवस्था, बढ़ता आतंक और नक्सलवाद, रुपए की साख में गिरावट, महंगाई का बढ़ना, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ना, चीन और पाकिस्तान का जाल, चुनाव प्रक्रिया का प्रभावित होना, भ्रष्टाचार के कारण आम जनता त्रस्त। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें और मैं पुनः आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।